हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं राजकुमार सिंह आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपके लिए अपडेट ये है कि जेई इलेक्ट्रिकल का प्रैक्टिस बैच स्टार्ट हो चुका है। ये प्रैक्टिस बैच स्टार्ट हुआ है करियरविल ऐप पे। तो अगर आप जेई के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे डीआरडीओ में जो वैकेंसी आई है आप उसकी तैयारी करना चाह रहे हो, चाहे आप एसएससी जेई या आरआरबी जेई या राजस्थान में आने वाले जेई के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या हरियाणा में या और भी किसी राज्य में जो जेई की वैकेंसी आती है उसकी तैयारी अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रैक्टिस बैच बिल्कुल सुटेबल रहेगा। इस प्रैक्टिस बैच की वैलिडिटी 1 साल तक रहेगी और मैं इसमें आपको अगले 7-8 महीने तक क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता रहूंगा। हम इसमें प्रैक्टिस सब्जेक्ट वाइज ही करेंगे, ठीक है। अभी तो डेमो क्लासेस चल रही होंगी तो कुछ मिक्स क्वेश्चन कर ले रहे हैं हम लोग, लेकिन जब रेगुलर क्लास आपकी चलेगी तो उसमें हम सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस ही करेंगे और पहले उन सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करेंगे जो सब्जेक्ट आपके एग्जाम में पहले आने वाला है। जैसे मान लीजिए एसएससी जेई का एग्जाम पहले होने वाला है तो पहले उसमें जो सब्जेक्ट आ रहे हैं हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे, मतलब प्रायोरिटी पे हम उन सब्जेक्ट्स को रखेंगे जो एग्जाम में पहले आने वाले हैं, ठीक है। इसकी वैलिडिटी पूरी 1 साल रहेगी। आप वीडियो को लाइव भी देख सकते हैं, रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। साथ ही साथ इस बैच में मंडे टू फ्राइडे क्लास होगी, हर दिन 1 घंटे की क्लास होगी। एक रिकॉर्डेड बैच था प्रैक्टिस का, करियरविल ऐप पे आया था, उस रिकॉर्डेड बैच को भी मैं अपलोड करवा दूंगा ताकि वहां से भी आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर पाओ देख करके। बाकी लाइव क्लास में तो हमारी आपसे मुलाकात होगी ही। इस बैच की फीस 1799 रुपए है और इसमें आपको टेक्निकल के जो भी 17-18 सब्जेक्ट हैं वो सारे के सारे सब्जेक्ट आपको इसमें मिलेंगे। और अगर बैच को लेके आपको कोई इशू है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, ठीक है। बैच को लेके कोई डाउट है जो मैंने डिस्कस नहीं किया है तो आप इस नंबर पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ये बैच आपको ज्वाइन कैसे करना है, ये बैच करियरविल ऐप पे चल रहा है। आप करियरविल ऐप को डाउनलोड करेंगे, ठीक है। अगर आपके फोन में करियरविल ऐप नहीं है तो प्ले स्टोर में जाके आप डाउनलोड करेंगे। वहां पे अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह रजिस्टर करने के बाद आप क्या करेंगे, सबसे नीचे ऐप पे आप खोलोगे तो एक लाइव क्लास का ऑप्शन आता है। लाइव क्लास पे आप क्लिक करेंगे तो अलग अलग एग्जाम का एक सेक्शन बना होगा, आईएएस, पीसीएस, रेलवे। वहां पे जेई एग्जाम का एक सेक्शन होगा, उस जेई एग्जाम पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। जेई एग्जाम पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको वहां पे जेई के जो थ्योरी बैच चल रहे हैं वो भी दिखेगा, जो प्रैक्टिस का बैच चल रहा है वो भी दिखेगा। जेई इलेक्ट्रिकल का प्रैक्टिस बैच चल रहा है और उसके अलावा जेई इलेक्ट्रिकल का थ्योरी बैच, जेई इलेक्ट्रॉनिक्स का थ्योरी बैच, सिविल का थ्योरी बैच, मैकेनिकल का थ्योरी बैच, आईटीआई के भी बैचेस चल रहे हैं, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का बैच चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड का बैच चल रहा है और फिटर ट्रेड का बैच चल रहा है। तो आप यहाँ पे जाओगे तो आपको बैच की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। एक इंट्रो वीडियो अपलोडेड होगा, इंट्रो पे आप क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। आज मैं आपको 1-2 सवाल करवाऊंगा और मैं देखता हूं आप इन सवालों के जवाब दे सकते हो कि नहीं। तो स्टार्ट करें आज की कहानी, लेट्स स्टार्ट। आज का पहला सवाल है ये, फॉर ए लाइन टू हैव ए प्योरली रेजिस्टिव कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस व्हाट इज करेक्ट ऑप्शन। जहां आर और जी दे रखा है। एक कोई ट्रांसमिशन लाइन है जिसमें कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस को आप प्योरली रेजिस्टिव रखना चाहते हो तो क्या शर्त होगी इसमें से, बताओ। ये 4 ऑप्शन हैं, ये होगा, ये होगा, ये होगा या ये होगा। आर और जी दे रखा है, रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ, एंड एल एंड सी आर इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ, ठीक है। देखो, कोई भी ट्रांसमिशन लाइन जब होती है तो उसमें एक तो रेजिस्टेंस होता है, दूसरा इंडक्टेंस होता है, तीसरा कंडक्टेंस होता है और चौथा कैपेसिटेंस होता है। किसी ट्रांसमिशन लाइन में 4 पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। ये सेंडिंग एंड हो गया, क्या है सेंडिंग एंड, वीएस, सेंडिंग एंड वोल्टेज वीएस है। और ये जो है रिसीविंग एंड है आपका, दिस इज रिसीविंग एंड वी आर, ठीक है। ये सेंडिंग एंड है वीएस, ये रिसीविंग एंड है वी आर। इसको हम आर से व्यक्त करते हैं, इसको हम एल से, इसको हम जी से, इसको हम सी से। इन चारों का क्या मतलब है, देखो जो आर है वो तो ट्रांसमिशन लाइन का रेजिस्टेंस बताता है, भाई कोई भी ट्रांसमिशन लाइन है कुछ न कुछ तो रेजिस्टेंस होगा ही उसका। जो एल है वो इंडक्टेंस बताता है, ट्रांसमिशन लाइन का कुछ न कुछ इंडक्टेंस भी होगा। ये जो जी है ये क्या बताता है, ये जो जी है ये लीकेज करंट को रिप्रेजेंट करता है एक तरीके से। मान लीजिए मैं कहूं एक वायर ये है, एक कंडक्टर और एक कंडक्टर ये है, अगर इसमें करंट कुछ फ्लो हो रही है, बीच में हवा है, मान लीजिए क्या है हवा, क्या करंट थोड़ी बहुत हवा के थ्रू इधर नहीं आना चाहेगी दूसरे कंडक्टर के पास।
वैसे हवा को भेद करके करंट के लिए जाना आसान नहीं होगा, मगर फिर भी जो करंट ऐसे आगे जा रही कंडक्टर के थ्रू होकर के, वो करंट थोड़ी बहुत हवा को भेद करके इधर आना नहीं चाहिए, हवा को लीक करके, हवा को भेद करके। ये ऐसा तभी संभव है जब वोल्टेज काफी ज्यादा हो इन दोनों कंडक्टर के बीच में। अगर इसके और इसके बीच में वोल्टेज काफी ज्यादा है तो हो सकता है बीच की हवा आयोनाइज हो जाए, ब्रेक डाउन हो जाए, हवा का जो कुचालक का गुण है वो खत्म हो जाए, एयर कंडक्टर की तरह काम करने लगे, ऐसा हो सकता है। तो जो आपकी करंट आगे जा रही हो सकता हो एयर के थ्रू इस दूसरे कंडक्टर तक पहुंच जाए। तो ये जो करंट होती है लीकेज करंट इसको बोलते हैं, जिसका मान सामान्यतः बहुत कम होता है और आइडियली 0 लेके चलते हैं। ये जो लीकेज करंट हम लेके चल रहे हैं आइडियली इसका मान 0 होना चाहिए, प्रैक्टिकली इसकी वैल्यू बहुत कम होनी चाहिए। सो इस लीकेज करंट को रिप्रेजेंट करने वाला जो रजिस्टर है उसको हमने जी नाम दिया है। जी मतलब कंडक्टेंस, ठीक है। ये जो रजिस्टर है उसको जी से रिप्रेजेंट किया, कंडक्टेंस है, रेजिस्टेंस का उल्टा। आइडियल केस में इस जी का मान 0 होना चाहिए। इस जी का मान, अगर जी का मान 0 हो गया, देखो आइडियल केस में इस जी का मान 0 तो इस रेजिस्टेंस का मान कितना होगा, जी जो होता है 1/r होता है ना। तो अगर जी का मान 0 है तो r का मान कितना होगा, r का मान होगा 1/0 दैट इज इनफाइनाइट। ये r इसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, इसके r की बात कर रहा हूं, इसका r, ये r नहीं ये। तो अगर मैं कहूं आइडियल केस में जी 0 है, जी मतलब जो कंडक्टेंस है 0, कंडक्टेंस क्या होता है 1/, रेजिस्टेंस, इसी का इस रेजिस्टेंस का उल्टा कर दोगे तो इसका कंडक्टेंस मिलेगा। तो जी को 0 रख दो तो 1/r, r का मान इनफाइनाइट है, यानी इस रेजिस्टेंस का मान इनफाइनाइट है। और अगर इस रेजिस्टेंस का मान इनफाइनाइट है तो क्या कोई करंट इनफाइनाइट रेजिस्टेंस को भेद के आगे बढ़ पाएगी? नहीं। क्या कोई करंट इनफाइनाइट रेजिस्टेंस को भेद के आगे बढ़ पाएगी? नहीं बढ़ पाएगी ना। तो आइडियल केस में जी का मान 0 इस जी का, और इसके r का मान इनफाइनाइट होना चाहिए। तो ये जी क्या होता है, बस मैंने ये समझाने की कोशिश की जी जो एक तरीके से लीकेज करंट को रिप्रेजेंट करता है, और सी आपके कैपेसिटेंस को रिप्रेजेंट करता है। कैपेसिटेंस कैसे, जहां भी दो कंडक्टर होंगे, एक कंडक्टर ये दूसरा कंडक्टर ये, इसके बीच में कुछ वोल्टेज का डिफरेंस है, साथ ही साथ इसके बीच में कुछ इंसुलेटर रखा हुआ है, हवा होती ही है, तो आपके कैपेसिटेंस का फॉर्मेशन होगा। एक कंडक्टर ये है, दूसरा कंडक्टर ये है, दोनों के बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा ही भाई, दो कंडक्टर है, कुछ न कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा। साथ ही साथ बीच में कोई इंसुलेटर रखा हुआ है, तो यहाँ पे कैपेसिटेंस का फॉर्मेशन होगा। तो एक कैपेसिटेंस भी बन जाएगा दो ट्रांसमिशन लाइन के बीच में। तो जो कैपेसिटेंस बनेगा वो यहां पे हो गया, और आपका कंडक्टेंस ये है। तो ये सब अगर आपने थ्योरी पढ़ी होगी तो आपको समझ में आया होगा। अभी बस मैंने हल्का सा ओवरव्यू देने की कोशिश की कि जी और सी क्या होते हैं। जी होता है कंडक्टेंस और सी होता है कैपेसिटेंस, आर है ट्रांसमिशन लाइन का रेजिस्टेंस और जेएल है इंडक्टेंस। इसके लिए जो कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस है जेड सी, उसका फार्मूला अगर मैं लिखूं तो वो फार्मूला होता है आर प्लस जे ओमेगा एल अपान जी प्लस जे ओमेगा सी अंडर रूट में। ये है कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस का फार्मूला। ये है कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस का फार्मूला इस ट्रांसमिशन लाइन के लिए, वेयर L is inductance of transmission line, R is resistance of transmission line, G is shunt conductance, shunt मतलब parallel, G is shunt conductance of transmission line, C is shunt capacitance of transmission line। C क्या है, shunt मतलब पैरेलल में, ये दो लाइन के बीच में है ना, पैरेलल में, shunt capacitance, shunt conductance, सीरीज इंडक्टेंस, सीरीज रेजिस्टेंस। ठीक है, ZC है कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस। ये फार्मूला होता है, कहां से आया, जब आप पावर सिस्टम अच्छे से पढ़ोगे तो बताया जाएगा। ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस का। अब इस कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस को प्योरली रेजिस्टिव बनाना चाहता हूं मैं। सवाल क्या है, फॉर ए लाइन टू हैव ए प्योरली रेजिस्टिव कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस, प्योरली रेजिस्टिव बनाए तो उसके लिए क्या शर्त हो, प्योरली रेजिस्टिव कैसे बनेगा। ये प्योरली रेजिस्टिव का मतलब इसमें इमेजिनरी टर्म नहीं होना चाहिए। प्योरली रेजिस्टिव का मतलब इसमें इमेजिनरी टर्म नहीं होना चाहिए। देखो, अगर कहीं मैं इंपीडेंस को लिखूं Z बराबर R प्लस JX, इसका मतलब क्या कहोगे आप, इंपीडेंस में कुछ रेजिस्टेंस होगा, कुछ रिएक्टेंस होगा कि नहीं होगा। अगर मैं कहूं मेरा इंपीडेंस प्योरली रेजिस्टिव हो तो कैसे हो सकता है ये, ऐसा तभी हो सकता है जब ये वाला टर्म ना हो। ये वाला टर्म ना हो मतलब जे का गुणांक, जे का कोफिशिएंट ना हो, मींस इमेजिनरी पार्ट हो ही ना, तभी जेड प्योरली रेजिस्टिव हो सकता है। अगर आप जेड को चाहते हो कि जेड इज इक्वल टू आर हो, ऐसा तभी हो सकता है जब ये वाला टर्म क्या हो, जीरो। तो कभी भी अगर आप इंपीडेंस लिखते हो वैसे, जैसे हमने लिखा इंपीडेंस 6 + 2j, तो क्या ये इंपीडेंस प्योरली रेजिस्टिव है ना।
रेजिस्टेंस के साथ साथ जे का टर्म भी है ना, प्योरली रेजिस्टिव नहीं हो सकता। ये प्योरली रेजिस्टिव कब हो सकता है कि जेड का मान 6 के बराबर हो, जब जे का टर्म 0 हो। तो अगर कभी इंपेडेंस हम लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, रेजिस्टेंस प्लस जे इंटू समथिंग, रेजिस्टेंस प्लस जे इंटू समथिंग, या कैपेसिटर होता है तो जेड बराबर आर माइनस जे एक्स के रूप में लिखते हैं। अगर कभी इंपेडेंस को आप प्योरली रेजिस्टिव करना चाहते हो, यानी आप चाहते हो केवल आर वाला टर्म रहे, जे वाला टर्म ना हो, इसका मतलब तभी तो प्योरली रेजिस्टिव होगा। यानी जे वाले टर्म को मैं खत्म करना चाहता हूं। बात आ रही समझ में? तो मैं लिख रहा हूं, देखो, फॉर ए प्योरली resistive impedance, imaginary term should be zero, इमेजिनरी टर्म शुड बी 0। अगर आप चाहते हो कि आपका जो इंपेडेंस है प्योरली रेजिस्टिव हो, तो इसका मतलब उसमें जो इमेजिनरी टर्म हो 0 होना चाहिए, जे का गुणांक 0 होना चाहिए, यही तो मतलब है। आइए अब कैसे मैं करूं, जे के गुणांक को 0 कैसे कर दूं, इसके गुणांक को 0, इसके गुणांक को 0 कर दूं। क्या कर सकता हूं मैं, बताओ। मैं चाहता हूं जो जेडसी है इसमें केवल वो टर्म रहे जिसमें जे हो ही ना, जे से इंडिपेंडेंट टर्म केवल रहे, तभी तो आप बोल सकते हो कि आपका कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस प्योरली रेजिस्टिव होगा। ऐसा कैसे कर सकते हैं, क्या करो आप, इसमें एल और इसमें सी को कॉमन लो, जरा ऊपर नीचे से कॉमन लो। यहां से एल को कॉमन लिया, एल को कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा, देखो यहां से एल को कॉमन लोगे तो जे ओमेगा तो रहेगा यहां पे। यहां आर के पास तो एल नहीं है, तो आर में एल नहीं है तो एल से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, एल नहीं है यहां पे तो ऊपर नीचे एल से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाले को कॉमन ले लेंगे, नीचे वाला बच जाएगा, यानी ये हो जाएगा आर अपान एल। होगा कि नहीं होगा? नीचे से सी को कॉमन लो, सी को कॉमन लोगे तो क्या होगा, यहां जी के साथ सी तो नहीं है, ऊपर नीचे सी से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाला कॉमन ले लिया, नीचे वाला बच जाएगा जी अपान सी, प्लस यहां से सी को कॉमन लिया तो क्या हो गया जे ओमेगा। ऐसे लिख सकते हैं, ये सवाल एग्जाम में पूछा हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट है ये। तो जी अपान सी प्लस जे ओमेगा। अब देखो ये कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस आया, मैं चाहता हूं जे वाला टर्म हो ही ना, जे वाला टर्म गायब कैसे हो सकता है, अगर 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 मैं इस पूरे से काट दूं किसी तरीके से, ये पूरे को इस पूरे से काट दूं, तो इसमें जे का टर्म कुछ बचेगा क्या, देखो इस पूरे से काट दूं, कैसे कटेगा, बराबर तो है नहीं। मैं कहूं ये पूरा इस पूरे से कट जाए तो जेड सी हो जाएगा अंडर रूट एल बाई सी, जिसमें जे का कोई टर्म नहीं है, मतलब प्योरली रेजिस्टिव मिल गया। लेकिन ये पूरा इस पूरे से कटेगा कैसे, बराबर तो है नहीं, हाँ जे ओमेगा के बराबर तो है, ये इसके बराबर नहीं। अगर ये इसके बराबर हो जाए, इफ आर बाई एल इज इक्वल टू जी बाई सी, अगर ऐसा हो जाए, आर बाई एल का मान जी बाई सी के बराबर हो जाए, तो क्या होगा, आर बाई एल जी बाई सी के बराबर है, जे ओमेगा बराबर ही है, यानी ये ऊपर की वैल्यू नीचे से के कट गई, तो आपका जो कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस होगा वो आ गया अंडर रूट एल बाई सी, आ गया। अब अंडर रूट एल बाई सी की कुछ वैल्यू होगी 2 4 10 20, इसमें जे का टर्म तो नहीं है ना, अगर आप जे का टर्म लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, जे इंटू 0, जे का टर्म इससे नहीं है, ये रियल पार्ट केवल है, जे वाला टर्म है ही नहीं। जे वाला टर्म होता तो कुछ रिएक्टेंस होता, जे वाला टर्म है ही नहीं, दिस इज रियल पार्ट। भाई एल और सी का मान रखोगे कुछ आएगा 2 4 5, जे वाला टर्म कुछ है ही नहीं, इसका मतलब ये जो मान आया है ये प्योरली रेजिस्टिव ही है। ये क्या आया है, प्योरली रेजिस्टिव ही आया है, इसका मतलब जो हमारा इंपेडेंस था वो प्योरली रेजिस्टिव आ गया, हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस था वो आ गया अंडर रूट एल बाई सी, एंड दिस इज प्योरली रेजिस्टिव, क्योंकि यहां पे जे वाला टर्म है ही नहीं। प्योरली रेजिस्टिव, कोई दिक्कत इसमें, जेडसी की वैल्यू अंडर रूट एल बाई सी आ गई प्योरली, लेकिन कब ऐसा आया है, जब ये पूरा इस पूरे से कटेगा, एल और सी बचेगा, ये पूरा इस पूरे से कैसे कटेगा, जब आर बाई एल का मान जी बाई सी के बराबर हो, यानी इफ आर बाई एल इज इक्वल टू जी बाई सी, देन
देन, ये जो सवाल था, देन लाइन विल हैव प्योरली रेजिस्टिव कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस। बात आ रही समझ में? अगर आर बाई एल का मान जी बाई सी के बराबर हो, देन कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस will be purely resistive in nature। बात आई समझ में? अगर आपका आर बाई एल बराबर जी बाई सी के हो गया तो कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस प्योरली रेजिस्टिव नेचर का होगा, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस में अब जे का कोई टर्म है ही नहीं। अगर आता अंडर रूट एल बाई सी प्लस जे इंटू समथिंग तो हम कहते हैं हाँ अभी भी मेजर टर्म है, यानी प्योरली रेजिस्टिव नहीं बना, मगर हाँ जे का टर्म तो है ही नहीं। इसका मतलब जो भी है उसमें जे का कुछ भी नहीं है, मतलब प्योरली रेजिस्टिव आ गया। लेकिन कब? जब आर बाई एल जी बाई सी के बराबर हो। आर बाई एल जी बाई सी के बराबर हो, या ऐसे कह लो दिस इंटू दिस इक्वल टू दिस इंटू दिस, या आर इंटू सी इज इक्वल टू जी इंटू एल। अब आपसे एग्जाम में इस रूप में पूछ सकता है या इस रूप में पूछ सकता है, आर इंटू सी इज इक्वल टू जी इंटू एल। अगर ऐसा है देन कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस विल बी प्योरली रेजिस्टिव इन नेचर। तो आर बाई एल इज इक्वल टू जी बाई सी याद रहेगा ऐसे, जैसे क्या आर बाई एल इक्वल टू जी बाई सी, ऐसे क्या करो दिस अपान दिस बराबर होना चाहिए दिस अपान दिस के। क्या मुश्किल है? ये तो मैंने आपको समझाया कैसे आया, डिराइव किया 2-4 लाइन में। लेकिन स्मार्ट बच्चा वो है जो सवाल को आज सीखेगा, लगेगा हाँ ऐसा ऐसा करते हैं, सर ने ऐसा ऐसा किया, लेकिन उसको अपने शॉर्ट नोट्स में लिख लेगा, एग्जाम में सवाल आएगा तो उसको रटा रहेगा। वो डिराइव नहीं करेगा कॉमन वामन लेकर के, इतना ताम झाम, इतना टाइम कहाँ है आपके पास, नहीं है टाइम। तो क्या करेगा वो रट लेगा क्या, दिस अपान दिस इक्वल टू दिस अपान दिस, अरे दिस अपान दिस इक्वल टू दिस अपान दिस। ये शर्त है किसकी? कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस के प्योरली रेजिस्टिव होने की। क्या? दिस अपान दिस इक्वल टू दिस अपान दिस। अरे आर अपान एल इक्वल टू जी अपान सी, वही तो है, आर अपान एल इक्वल टू जी अपान सी। ये शर्त होनी चाहिए, ये शर्त। तो क्या है शर्त प्योरली रेजिस्टिव होने की? रटा हुआ है चिंटू ने, आर अपान एल इज इक्वल टू जी अपान सी। ये ऑप्शन में होना चाहिए। ये ऑप्शन में है क्या? आर अपान एल है मगर सी अपान जी है भाई, सी अपान जी। यहां जी अपान सी होना चाहिए, ये तो नहीं है। बाकी ये नहीं, ये है क्या? मैच कराओ, आर इंटू सी इज इक्वल टू जी इंटू एल, आर इंटू सी इज इक्वल टू जी इंटू एल। हाँ ये है डी ऑप्शन। डी ऑप्शन क्या है? इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, और आर इंटू सी इज इक्वल टू जी इंटू एल। ये है जो आपको रटा होना चाहिए, ये रटा होना चाहिए बस। कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस के प्योरली रेजिस्टिव होने के शर्त, कोई कैलकुलेशन नहीं, आगे से एग्जाम में सवाल आएगा तो। अब यही मैं कहता हूं कि आप कुछ चीजें नोट्स में पढ़ते हो, कुछ चीजें आप सवालों के माध्यम से सीखते हो, और जो सवालों के माध्यम से निष्कर्ष आए उसको भी अपनी कॉपी में या शॉर्ट नोट्स में लिखो, ताकि दोबारा ये सवाल आए तो फिर उतना ही टाइम ना लगे 2 मिनट 3 मिनट का। भाई थ्योरी वाला सवाल आएगा तो ऐसे ही आ जाएगा फिर दोबारा। ये पूछा हुआ है सवाल एग्जाम में, अच्छे एग्जाम में पूछा हुआ है, तो याद रखने में क्या मुश्किल है? कुछ नहीं, दिस अपान दिस इक्वल टू दिस अपान दिस। बट ये पता हो आर एल जी सी ऐसे होता है, ठीक है, पहले जी फिर सी, ऐसे नहीं सी को पहले बना दिया जी को बाद बना दिया तो गलत कर सकते हो आप। नॉर्मली जो रिप्रेजेंटेशन हम बनाते हैं वो ऐसे ही बनाते हैं, आर अपान एल इक्वल टू जी अपान सी। ठीक है, तो आपका सही उत्तर होगा डी। इसमें कोई डाउट नहीं होगा, मुझे उम्मीद है आपको। ठीक है, तो हमने किया क्या? कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस लिखा, वहां से हमने यहां से L को यहां से C को कॉमन लिया, इसको काट दिया, L बाई सी हो गया। हमने कॉमन क्यों लिया? हम कॉमन इसलिए ले रहे थे ताकि हम इस रूप में जिसमें ऑप्शन दे रखा है उस रूप में ले आए और इसको इसके बराबर करके काट दें। हमने क्या कहा, ये पूरा इसके बराबर कट गया, लेकिन कब? जब R बाई एल बराबर G बाई सी के हो, वो कर दिया तो कट गया, जे ओमेगा है ही बराबर। ठीक है, तो ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा, एग्जाम में पूछा हुआ है, आपके जे के एग्जाम के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो शॉर्ट नोट्स में लिख लोगे इसको, क्या शर्त है? आर बाई एल इक्वल टू जी बाई सी, या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिलेटिव परमिबिलिटी ऑफ द सुपर कंडक्टर मटेरियल इज।
सुपर कंडक्टर की रिलेटिव परमिएबिलिटी कितनी होती है, ये बताना है आपको। देखो मैं बात कर रहा हूं रिलेटिव परमिएबिलिटी की। जो डायामैग्नेटिक मटेरियल होता है, डायामैग्नेटिक मटेरियल, उसके लिए जो म्यू आर होता है, म्यू आर इज स्लाइटली लेस देन 1, स्लाइटली, म्यू आर इज स्लाइटली लेस देन 1, एक से थोड़ा सा कम होता है, लाइक 0.95, 0.92, 0.8, कुछ इस तरीके से, एक से थोड़ा सा कम। और जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल होते हैं उसके लिए जो म्यू आर होता है, म्यू आर इज स्लाइटली मोर देन 1, स्लाइटली मोर देन 1 मतलब एक से थोड़ा सा ज्यादा, 1.1, 1.12, 1.08, 1.05, कुछ इस तरीके से, एक से थोड़ा सा ज्यादा पैरामैग्नेटिक के लिए। और फेरोमैग्नेटिक के लिए, फेरोमैग्नेटिक के लिए क्या होगा, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल वो मटेरियल होता है जिसके लिए म्यू आर इज मच 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 ग्रेटर देन 1, म्यू आर इज मच मच ग्रेटर देन 1, म्यू आर का मान एक से बहुत ज्यादा होता है, 100, 200, 400, 500, 2000, 5000। जैसे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल अगर है, आयरन वगैरह जिसका आप कोर बनाते हो ट्रांसफार्मर में, उसके लिए 2000, 3000, 4000 के आसपास म्यू आर होता है, मतलब बहुत ज्यादा होता है। ये तीन तो आपने पढ़ रखे हैं। उसके अलावा ये भी इंपॉर्टेंट है सुपर कंडक्टर के लिए। सुपर कंडक्टर के लिए जो म्यू आर होता है वो होता है 0। सुपर कंडक्टर के लिए म्यू आर 0 होता है, याद रखना आप। व्हाट इज वैल्यू ऑफ रिलेटिव परमिएबिलिटी फॉर सुपर कंडक्टर, सुपर कंडक्टर के लिए म्यू आर 0 होता है, पहली चीज तो ये। दूसरा, सुपर कंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी होती है वो 0 होती है। रेजिस्टिविटी क्या होती है इसकी, 0। सुपर कंडक्टर की रेजिस्टिविटी 0 होती है, या कह लो कंडक्टिविटी इनफाइनाइट होती है। रेजिस्टिविटी 0 और रिलेटिव परमिएबिलिटी 0, ये दोनों चीजें 0 होती हैं, ठीक है। सुपर कंडक्टर के लिए म्यू आर 0 होता है, आप ये कह लो सुपर कंडक्टर परफेक्ट डायामैग्नेटिज्म शो करता है। जैसे मैं ये कहूं डायामैग्नेटिक के लिए म्यू आर 1 से स्लाइटली कम, पैरा के लिए 1 से थोड़ा सा ज्यादा, फेरो के लिए 1 से बहुत ज्यादा। परफेक्ट डायामैग्नेटिक मटेरियल क्या होगा, परफेक्ट डायामैग्नेटिक अलग है, परफेक्ट डायामैग्नेटिक मटेरियल जो होता है उसके लिए म्यू आर कितना होता है, तो परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल है तो उसके लिए म्यू आर 0 होता है। क्या होता है म्यू आर 0। जैसे देखो म्यू आर अगर 1 से थोड़ा सा कम है तो डायमैग्नेटिक बोलेंगे, बहुत कम मतलब 0 हो गया तो परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल है। डायमैग्नेटिक मटेरियल एक तरीके से अच्छा मैग्नेटिक मटेरियल नहीं होता है, उसका काम होता है मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करना, मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट नहीं करता है, वो रिपेल करता है। तो डायामैग्नेटिक के लिए तो 1 से थोड़ा सा कम, लेकिन परफेक्ट डायामैग्नेटिक मटेरियल अगर हो गया तो उसके लिए म्यू आर का मान 0 होना चाहिए। यानी जो सुपर कंडक्टर है उसके लिए म्यू आर का मान 0 है, तो आप ये कह सकते हो कि सुपर कंडक्टर एक परफेक्ट डायामैग्नेटिज्म शो करेगा, या सुपर कंडक्टर परफेक्ट डायामैग्नेटिक मटेरियल की तरह बर्ताव करेगा, ठीक है। साथ साथ इसकी रेजिस्टिविटी भी 0 होती है। तो सुपर कंडक्टर वो है जिसकी रेजिस्टिविटी 0, या जो परफेक्ट डायामैग्नेटिज्म शो करे। परफेक्ट डायामैग्नेटिज्म क्यों बोला हमने, क्योंकि उसका लिए म्यू आर 0 हो गया। तो जिस भी मटेरियल के लिए म्यू आर 0 है आप बोल सकते हो वो एक परफेक्ट डायामैग्नेटिक मटेरियल की तरह बर्ताव कर रहा है। मींस सुपर कंडक्टर बिहेव्स एज ए परफेक्ट डायामैग्नेटिक मटेरियल एंड रेजिस्टिविटी 0 सुपर कंडक्टर के लिए, ठीक है। बाकी ये तो आपको पता ही है। सुपर कंडक्टर क्या होता है आपको पढ़ाया होगा मैंने, आपने पढ़ा होगा। सुपर कंडक्टर क्या होता है, इसको एक कंडक्टर अगर आपने लिया, ठीक है, और कंडक्टर के लिए टेम्परेचर कोफिशिएंट कितना होता है, पॉजिटिव। एक कंडक्टर के लिए टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है। तो अगर टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव है, इसका मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और अगर टेम्परेचर घटेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा।
यही तो मतलब है किसी कंडक्टर के लिए। तो अगर मैं एक कंडक्टर को पकड़ूं और उसके टेम्परेचर को कम करना शुरू करूं, एक कंडक्टर को पकड़ूं और उसके टेम्परेचर को कम करना शुरू करूं, कम करूंगा मैं टेम्परेचर को, तो रेजिस्टेंस भी कम होगा, क्योंकि टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव है। टेम्परेचर कम करने पर रेजिस्टेंस घटेगा, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो मैंने टेम्परेचर को कम करना स्टार्ट किया, एक कंडक्टर को लिया और उसके टेम्परेचर को कम करना स्टार्ट किया। तो टेम्परेचर कम करेंगे तो रेजिस्टेंस कम होगा, टेम्परेचर कम करते गए, कम करते गए, कम करते गए, कम करते गए, तो रेजिस्टेंस भी कम होता गया, कम होता गया, कम होता गया। टेम्परेचर कम किया, रेजिस्टेंस कम हुआ। टेम्परेचर कम करके कम करके कम करके एक ऐसा टेम्परेचर मिला जिसपे रेजिस्टेंस कम हो के जीरो हो गया। और उसी अवस्था में हम इस कंडक्टर को नाम देते हैं सुपर कंडक्टर का। क्या नाम देते हैं? सुपर कंडक्टर का। मैं टेम्परेचर कम करता रहा तो इसका रेजिस्टेंस कम होता रहा, और टेम्परेचर कम करते करते एक ऐसा टेम्परेचर मिला जिसपे उसका रेजिस्टेंस जीरो हो गया। इस अवस्था को, इस कंडीशन को, व्हेन रेजिस्टेंस बिकम जीरो फॉर दिस कंडक्टर इज कॉल्ड सुपर कंडक्टर। और उस टेम्परेचर को जिसपे ऐसा हुआ उसको बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर या ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो अगर हम टेम्परेचर को कम करते जाएं तो एट T इक्वल टू TC, एट T इक्वल टू TC, जहां TC क्रिटिकल टेम्परेचर है, जो रेजिस्टेंस क्या हो गया इसका? जीरो। और जब रेजिस्टेंस जीरो हो गया तो इसे हम बोलते हैं सुपर कंडक्टर। यानी सुपर कंडक्टर एक बेहतरीन कंडक्टर है। बेहतरीन क्या? जिसका रेजिस्टेंस जीरो है। तो एट T इक्वल टू TC, जहां TC क्या है? वेयर TC इज क्रिटिकल, TC इज क्रिटिकल टेम्परेचर। तो जब आपका टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से कम होगा तो यह सुपर कंडक्टर की तरह बर्ताव करेगा, और अगर आपका टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा है तो यह सुपर कंडक्टर की तरह बर्ताव नहीं करेगा ना। तो कोई भी कंडक्टर सुपर कंडक्टर की तरह तभी बर्ताव करेगा जब उसका टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर के बराबर हो या उससे कम हो चुका हो। और अगर टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से भी ज्यादा है तो फिर वो सुपर कंडक्टर की तरह बर्ताव नहीं करेगा। यानी कहानी यह सुपर कंडक्टर की कि किसी कंडक्टर के तापमान को हम कम करते गए तो उसका रेजिस्टेंस कम होता गया, और तापमान को कम करते करते जैसे ही हमने क्रिटिकल टेम्परेचर के बराबर पहुंचाया उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस जीरो हो गया। और उस अवस्था में जब उसका रेजिस्टेंस जीरो हो गया तो हमने उस कंडक्टर को सुपर कंडक्टर कह दिया। यानी सुपर कंडक्टर किसी कंडक्टर की वह अवस्था, वह स्टेट है जब उसका रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है। और यह अवस्था कब आती है? जब आप टेम्परेचर को कम कर करके क्रिटिकल टेम्परेचर या ट्रांजिशन टेम्परेचर के बराबर पहुंचा देते हो। तो सुपर कंडक्टर के लिए आपको दो पॉइंट याद रखने हैं, 2-3 पॉइंट। पहला, इसका रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी जीरो होती है, इसकी कंडक्टिविटी फिर बोलोगे आप इनफाइनाइट होती है। और दूसरा, सुपर कंडक्टर के लिए म्यू आर का मान जीरो होता है, यानी रिलेटिव परमिबिलिटी जीरो, या आप ये कह लो यह एक परफेक्ट डायामैग्नेटिक मटेरियल की तरह बर्ताव करता है, क्योंकि म्यू आर जीरो का मान परफेक्ट डायामैग्नेटिक मटेरियल के लिए ही होता है। कहानी आ रही समझ में? तो सुपर कंडक्टर समझ में आया आपको थोड़ा सा? सुपर कंडक्टर, सुपर मतलब बेहतरीन, जैसे नहीं आप बोलते हो कि आप सुपर टीचर हो, सुपर मतलब बहुत बेहतरीन। तो सुपर कंडक्टर मतलब जो बहुत बेहतरीन कंडक्टर हो। भाई कंडक्टर का रेजिस्टेंस नॉर्मली कम होना चाहिए, कंडक्टर अच्छा वही जिसका रेजिस्टेंस कम, लेकिन ऐसा कंडक्टर जिसका रेजिस्टेंस जीरो हो जाए हमने बोल दिया सुपर कंडक्टर। तो कहानी समझ में आई आपको सुपर कंडक्टर की? तो इसका आंसर क्या होगा? द रिलेटिव परमिबिलिटी ऑफ सुपर कंडक्टिंग मटेरियल इज, द राइट आंसर इज जीरो। जीरो, म्यू आर जीरो, रेजिस्टिविटी जीरो, या ये कह लो ये परफेक्ट डायामैग्नेटिज्म शो करता है। क्या शो करता है? परफेक्ट डायामैग्नेटिज्म। ठीक है, तो आज की सवालों की कहानी यही रहेगी, बाकी की ये कहानी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बाकी मैं बता दूं कि प्रैक्टिस बैच आपका जे इलेक्ट्रिकल का करियर विल ऐप पे स्टार्ट हो चुका है। आप वहां जाकर के और डेमो वीडियो देख सकते हैं। इंट्रो के सेगमेंट में आप जाकर के बैच की सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, वीडियो मैंने बना के डाली हुई है। इसमें सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस होगी, आप वहां जाके बैच परचेज करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आज की कहानी इतनी ही, बाकी की कहानी नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन।